गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 1 में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 में हमारा चैप्टर था वर्ण विचार। और वर्ण विचार में हमने वर्ण के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में और स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन में स्वर के बारे में हम पढ़कर समझ चुके हैं कि वर्ण क्या है। और एक बार देखते हैं वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता है या जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम जब मुंह से कुछ आवाज़ या ध्वनियाँ निकालते हैं तो वो वर्ण बन जाती है और एक एक वर्ण को जोड़ते हैं तो शब्द बन जाती है। तो हमारे मुंह से जो अलग अलग वर्ण निकले वही वर्ण को अंकित किया गया, लिखा गया उसी तरह से और उसे अक्षर का रूप दिया गया। जब बच्चा छोटा होता है तो बोलना नहीं जानता है, वह बोलना सीखता है। धीरे धीरे वह पहले कुछ ध्वनि निकालता है अपने मुंह से, फिर कुछ वर्ण निकालता है, फिर शब्द निकालना सीखता है। तो उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जब छोटा होता है तो जो आवाज़ निकलती है तो वही वर्ण कहलाएगा, वह वर्ण होता है। तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जो ध्वनियाँ निकलती है वही वर्ण होगी। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है जिसे हम विभाजन या खंड नहीं कर सकते हैं। और जो वर्ण होती है उसे ही अंकित करने के लिए हम लिखते हैं और वही अक्षर बन जाता है। और हमने हिंदी वर्णमाला भी पढ़कर समझ चुके हैं। और स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनके बारे में भी समझ चुके हैं। साथ में अयोगवाह में अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग, ये भी हम समझ चुके हैं। तो आज हम आगे व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण के बारे में जान गए, अब व्यंजन वर्ण के बारे में देखकर समझते हैं। व्यंजन वर्ण हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं। हम स्वर के बारे में समझ चुके हैं और अब हम व्यंजन के बारे देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि स्वर की सहायता से होती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, जो स्वर है उसी की सहायता से की जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। और हमने स्वर में क्या देखा था? स्वर वे वर्ण हैं जिन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता, तो स्वर में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लगता है, वे स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। हमने पढ़ा स्वर, स्वर के भी 3 भेद होते हैं। तो अब व्यंजन देख रहे हैं, व्यंजन के भी 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जब किसी व्यंजन के उच्चारण के समय मुंह के कोई 2 भाग एक दूसरे से स्पर्श करते हैं तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब किसी व्यंजन के उच्चारण के समय, जब हम व्यंजन के उच्चारण कर रहे थे, जब कोई भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय मुंह के कोई 2 भाग एक दूसरे से स्पर्श करते हैं तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन।
ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं होते हैं। ये व्यंजनों और स्वरों के बीच की श्रेणी में आते हैं। ये चार हैं: य, र, ल तथा व। तो अंतस्थ व्यंजन ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं होते हैं। ये व्यंजनों और स्वरों के बीच की श्रेणी में आते हैं। तो ये चार प्रकार के हैं, जो है य, र, ल तथा व। अगला है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन के उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा और वायु निकलती है। जब हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्मा और वायु निकलती है। तो ये कुल चार हैं: तलव्य श, पिटकटा श, स तथा ह। तो ऊष्म क्या होता है? गर्म। ऊष्म होता है गर्म। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से रगड़ खाकर जो हवा निकलती है, जिसके कारण मुंह से ऊष्मा और वायु निकलती है। तो ये कुल चार हैं: तलव्य श, पिटकटा श, स तथा ह। तो इस तरह हम व्यंजन में तीन भाग देख लिए व्यंजन के: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हमें समझ में आ गई होगी व्यंजन क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता से जिन व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन तीन है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हम समझ चुके हैं। तो आगे हम देखेंगे वर्ण संयोग। वर्ण संयोग क्या है? आगे हम देखेंगे वर्ण संयोग क्या है। वर्ण संयोग परिभाषा: जब कोई दो वर्ण, स्वर एवं व्यंजन जब कोई दो वर्ण, स्वर या व्यंजन मिलते हैं, यानी कि दो वर्ण हो या दो स्वर हो या दो व्यंजन हो, आपस में मिलते हैं, तो इनके मिलने की इस प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। संयोग का अर्थ ही है मिलना। तो जब कोई दो वर्ण या स्वर या व्यंजन दो मिलते हैं तो इनके मिलने की इस प्रक्रिया को ही वर्ण संयोग कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब कोई दो पृथक व्यंजन आपस में संयोग करते हैं तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। जैसे तलव्य श जोड़ र, इसमें दो संयुक्त है, तलव्य श और र मिलके बना श्र। क जोड़ त कथ, स जोड़ न सन, र जोड़ म मर्म। संयुक्त व्यंजनों में व्यंजन के पीछे लगने वाली खड़ी रेखा को पाई कहते हैं। सभी व्यंजनों के पीछे पाई नहीं लगती, जैसे ट, ठ आदि। पाई वाले व्यंजन और पाई रहित व्यंजनों से संयुक्त व्यंजन बनाने के नियम अलग अलग हैं। पाई वाले व्यंजनों के पीछे जब अन्य व्यंजन जोड़े जाते हैं तो इनकी पाई हटा ली जाती है। जैसे स जोड़ थ तो हट के सथ, स्थित, थ जोड़ य थ्य, स्वस्थ, प जोड़ य पे, प्यास, त जोड़ य तय, त्याग आदि। दो व्यंजनों में पाई नहीं होती, उन्हें हलंत के साथ बिना किसी परिवर्तन के जोड़ दिया जाता है। जैसे द जोड़ व दो, द्वित्व, द जोड़ ध दध, शुद्ध, ह जोड़ न हन, चिन्ह, द जोड़ य दे, विद्या। अब हमने पढ़ा नई लिपि में केवल वर्णमाला में प्रयुक्त चार संयुक्त व्यंजनों हैं: क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र को ही विशेष रूप से लिखा जा सकता है, अर्थात ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन हैं ये श्र, त्र, ज्ञ तथा श्र। ये संयुक्त है क्योंकि इसमें दो व्यंजन के मिलने से बना है, दो व्यंजन के जोड़ से बना है।
तो वर्ण संयोग भी हमें समझ में आ गया है और संयुक्त व्यंजन क्या है ये भी समझ में आ गया है। आगे हम देखेंगे वर्तनी तथा उच्चारण के बारे में। शब्दों में अक्षरों की सही अनुक्रम वर्तनी कहलाता है। स्पेलिंग वर्तनी है स्पेलिंग तथा उच्चारण किस तरह हम बोलते हैं, शब्दों को किस तरह हम उच्चारण करते हैं और किस तरह हम लिखते हैं, वर्तनी होता है स्पेलिंग। शब्दों में जो हम शब्द बोलते हैं उसको हम अक्षरों में लिखते हैं, तो शब्द हम जो बोलते हैं उसको सही अक्षरों में लिखना पड़ता है। इसीलिए शब्दों में अक्षरों का सही अनुक्रम यानी कि सही ढंग से लिखना वर्तनी यानी कि स्पेलिंग कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए वर्तनी का सही प्रयोग अति आवश्यक होता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए, जो हम बोलते हैं उसको शुद्ध रूप में लिखने के लिए वर्तनी यानी कि स्पेलिंग का सही प्रयोग अति आवश्यक होता है। भाषा के अक्षरों और शब्दों को बोलना उच्चारण कहलाता है। हिंदी भाषा में उच्चारण का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इस भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। वर्तनी और उच्चारण एक दूसरे पर आश्रित हैं। अशुद्ध उच्चारण से अशुद्ध वर्तनी तथा अशुद्ध वर्तनी से अशुद्ध उच्चारण का जन्म होता है। उच्चारण और वर्तनी में कई प्रकार के अशुद्ध रूप होते हैं। आइए इनका अध्ययन करें। स्वर संबंधी अशुद्धियाँ यानी कि जो स्वर जिसका हम उच्चारण करते हैं स्वर, उससे क्या अशुद्धियाँ होती है। स्वर संबंधी गलतियों हिंदी भाषा में ज़्यादातर होती है। जैसे हम स्वर का उच्चारण किस तरह करते हैं, हर्षा स्वर, दीर्घ स्वर या ई अ उ, इसका उच्चारण यदि ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर का अशुद्ध प्रयोग किया जाता है तो उनके प्रकार की गलतियां होती हैं। इनमें अनेक प्रकार की गलतियां होती हैं। स्वर संबंधी गलतियां हिंदी भाषा में ज़्यादातर होती है। यदि ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर का अशुद्ध प्रयोग किया जाता है तो अनेक प्रकार की गलतियां होती है। जैसे हम देखेंगे, जैसे अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध, वह कौन है। शुद्ध हो गया वहाँ कौन है। मुझे 100 रुपये मिले। शुद्ध, मुझे 100 रुपये मिले। यह काम आसान नहीं है। शुद्ध हो गया यह काम आसान नहीं है। अशुद्ध, दिवाली दियों का पर्व है। दिवाली दियों का पर्व है। शुद्ध है। अशुद्ध, यह कविता बहुत सुंदर है। शुद्ध, यह कविता बहुत सुंदर है। तो जिस तरह स्वर का उच्चारण होता है उसी तरह लिखा जाता है। अगर हम स्वर का उच्चारण करेंगे और अलग लिखेंगे उसके अनुसार तो यह गलत हो जाएगा। तो स्वर संबंधी गलतियां हिंदी भाषा में ज़्यादातर होती है। यदि ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर का अशुद्ध प्रयोग किया जाता है तो अनेक प्रकार की गलतियां होती है। तो हम ये देख लिए हैं कि किस तरह हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं और किस तरह हम लिखते हैं। तो सही लिखने के लिए मतलब भाषा को लिखने के लिए सही तरीका होना आवश्यक है। यही वर्तनी कहलाता है, स्पेलिंग कहलाता है। यानी कि जैसे हम उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इस तरह आज का जो पाठ था व्यंजन के बारे में, वर्ण संयोग के बारे और जो वर्तनी तथा उच्चारण, उनके शुद्ध और अशुद्ध लिखने के ढंग, तो ये सभी हमें वर्ण के बारे में संपूर्ण वर्ण हमें समझ में आ गई होगी। तो आप अच्छी तरह से एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छी तरह से पढ़ के।